आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है हरा दुपट्टा। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी दिल्ली की उन उम्र से बूढ़ी इमारतों के बीच लोगों की भीड़ से पटी हुई गली में मैं और हिबा एक सुस्त रिक्शे पर बैठे थे। सफेद सूट पहने हिबा खामोशी से सर झुकाए बैठी थी और मैं बहाने से इधर उधर देख रहा था ताकि हिबा मेरे दिल की आवाज ना सुन ले। हमारे कंधों के बीच एक सावधानी भरी दूरी थी और दोनों ने अपनी अपनी मुट्ठी से रिक्शे के किनारे वाला रॉड थामा हुआ था। हमारी आंखों के सामने दुनिया कितनी गुलजार थी, कितने रंग थे, कितने चेहरे थे, कितनी कहानियां थीं। लेकिन हिबा की नजरें उदासियों के बोझ से झुकी हुई थी। दुकान शायद यहां से तीसरी गली में है। मैंने खामोशी तोड़ने के लिए कहा, लेकिन हिबा खामोश रही, ऐसे जैसे जो कुछ उसके सामने था सब बेमायने। हिबा हमेशा से ऐसी नहीं थी। कम से कम 11 महीने पहले जब मैं उससे मिला था शादमान की एंगेजमेंट में, तब तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तब तो वो एक हंसमुख, बात बात पे जोक मारने वाली, पूरे घर की रौनक थी। मुझे आज याद आ रही थी आसमानी सूट और गहरे नीले दुपट्टे में हिबा, जो शादमान के एंगेजमेंट में ढोलक की थाप पर और घर वालों की तालियों के बीच डांस कर रही थी। कभी वो आंगन में खड़े बड़े अब्बू को डांस के लिए खींच कर ले आती थी, कभी महमूदाबाद वाली खाला को। मैं तब हिबा से पहली बार मिला था। वो शादमान के बड़े भाई की वाइफ यानी जरीना भाभी की कजन थी। हिबा की आंखें, उसकी हंसी और उसका अंदाज जिंदगी से भरे हुए लगते थे। उस दौरान हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी। अच्छी लगी थी मुझे हिबा। और जब मैंने भाभी से हिबा के बारे में पूछा था तो भाभी ने उसे टीप लगाते हुए कहा था, एंगेजमेंट हो गई उसकी, 4 महीने बाद शादी है। हाय, बड़ा अफसोस हुआ था मुझे। मैंने भाभी से कहा था, किसी तरह से अगर ये लड़का जो है ये रास्ते से हट जाए ना तो कसम से हिबा को आपके देवरानी बना दूंगा। खैर, वो तो एक मजाक की बात थी। भैया इधर गली में मोड़ लीजिए, बस थोड़ा ही आगे। हाँ, इस तरफ। आपको दुकान पता है क्या? मैंने रिक्शे पर बैठे हिबा से पूछा तो वो चौंक गई। हाँ क्या? मैंने फिर से पूछा। वो दुपट्टे वाली गली आपको पता है जो जरीना भाभी ने बताई? उसने नाम में सर हिला दिया। मैंने रिक्शे वाले से कहा, भैया आप ऐसा करो, यहीं उतार दो, हम लोग गली से पैदल चले जाएंगे। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और हम एक भीड़ भरी गली में दाखिल हो गए जहां से हमें शादमान की मेहंदी की रस्म के लिए हरे दुपट्टे चाहिए थे। मैं और हिबा उस गली में चलने लगे। गली में भीड़ की वजह से कभी वो पीछे रह जाती, कभी भीड़ में गुम हो जाती। मैं बार बार भीड़ में उसे ढूंढता और फिर रुककर उसका इंतजार करता। भीड़ के उन अनगिनत चेहरों में हिबा का चेहरा मुझे अलग लग रहा था। काश मैं उसका हाथ थाम सकता और उसे कभी दुनिया की भीड़ में गुम नहीं होने देता। काश मैंने उस लड़के को मजाक मजाक में बद्दुआ न दी होती, ये न कहा होता कि काश वो रास्ते से हट जाए। पर मैं कहां जानता था कि कभी कभार जबान से निकली हर बात सच हो जाती है। मैं नहीं कहता तो 4 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत नहीं होती।
भैया वो हरे दुपट्टे चाहिए थे। हम दुपट्टों की दुकान पर खड़े थे और हमारे सामने काउंटर पर दर्जनों दुपट्टे उलझे हुए पड़े थे। हिबा बेमन से उन दुपट्टों को देख रही थी। मैंने उसके कान में कहा, चलो ये काम अच्छा किया भाभी ने, कम से कम इस बहाने तुम्हें हरे रंग में देख तो पाएंगे हम लोग। हिबा ने मेरी तरफ घूम कर देखा और कुछ नहीं कहा। असल में होने वाले हस्बैंड की मौत के बाद से हिबा सिर्फ सफेद सूट ही पहनती थी। नहीं, और कोई वजह नहीं थी। बस उस लड़के ने कभी हिबा से कहा था कि तुम सफेद सूट में बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि कई बार उसे कई लोगों ने कहा भी कि अब उस गम को सीने से लगाए रहना ठीक नहीं है, पर दिल को समझाना आसान कहां होता है। वहां से निकलकर हम लोग चूड़ियों की दुकान पर गए। फिर मैंने हल्के अंदाज में कहा, तुम तो सफेद चूड़ियां ही लोगी ना। वो मेरी तरफ मुड़ी और कहा, आप ज्यादा नहीं बोल रहे कुछ। मैंने उसे गौर से देखा और कहा, ज्यादा तो तुम बोलती थी यार, आप कुछ बोलती नहीं हो। मैंने बहुत नर्म लहजे में कहा तो उसने रटा रटाया जवाब दिया, आपको कुछ नहीं पता, यू डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसके बिल्कुल पास जाकर कहा, एंड व्हाट इफ आई नो, अगर मुझे सब पता हो तो फिर मुझसे रूड होना बंद कर दोगी। वो एक कदम पीछे हट गई। बात को बदलते हुए बोली, वापस चले, काफी लेट हो गया है। वापसी में हम एक बार फिर रिक्शे में बैठे थे, लेकिन इस बार उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं घुमाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ हल्का हल्का पिघल रहा है, जैसे लोबान की खुशबू जो आहिस्ता आहिस्ता घर के कोनों को छूती है। वैसे ही एक रिश्ता हमारे दिलों को छू रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शाम की रोशनी में डूबी हवेली में बन्ना गीत और ढोलक की थाप गूंज रही थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि आज हिबा ने सफेद सूट के साथ हरा दुपट्टा पहना था। कुछ लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन हिबा ने मना कर दिया था। इस पर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने जरीना भाभी के कान में खुसफुस की। पहले तो वो बहुत हंसी मेरी बात सुनकर, फिर बोली, चलो ठीक है, मैं जाती हूं उसके पास। हाँ, वो हिबा के पास गई और कहा, अरे हिबा, तुमने मेहंदी नहीं लगाई अब तक? वो बोली, हाँ भाभी, वो असल में। भाभी ने कलाई घड़ी की तरफ बड़ी फिक्र से देखा और फिर आसमान की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बारीक चीज देख रही है। फिर बोली, वैसे अभी एक किरण है सूरज की। हिबा चौंकी। सूरज की किरण मतलब? भाभी जरा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हाँ, वो हमारे खानदान का रिवाज है कि सूरज की आखिरी किरण तक भाभी की तरफ की जो सबसे छोटी बहन होती है उसे मेहंदी लगवानी होती है। नहीं होता तो फिर बहुत अपशगुन माना जाता है। ओह, अरे फिर तो मैं अभी लगवाती हूँ भाभी। मासूमियत से कहते हुए वो उठी और मेहंदी लगा रही लड़की के पास जाकर बैठ गई। भाभी ने मेरी तरफ देखा। मैं उस वक्त दूर फूलों की लड़ियां बना रहे चचा के बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। मैं और जरीना भाभी एक दूसरे को देखकर हंसी रहे थे कि तभी हिबा ने हम दोनों को देख लिया और वो समझ गई हमारा प्लान। फिर वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा गया और उठकर कमरे की तरफ आ गया। वो कमरे में आई और नाराज होते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो मेरा हाथ खींचकर एक तरफ ले आई। क्यों कर रहे हो मुझे परेशान? तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्यों कर रहे हो मुझे परेशान? मैंने कहा, अब बस मेहंदी तो है, अब सब लड़कियां लगवा रही हैं तो तुम भी लगवा लोगी तो। उसने गुस्से में अपना हरा दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। एक बार फिर खुद को सफेद पोश कर लिया पूरी तरह और फिर कमरे से जाने लगी। तो मैंने पीछे से आवाज दी, अगर किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती ना तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। वो ठहर गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, पर मेरी बात गौर से सुनो। मोहब्बत जिंदगी में बस एक बार होती है, सिर्फ एक बार, और मैं अपनी पहली मोहब्बत गवा चुकी हूं। अब यही मेरी तकदीर है, यही मेरा नसीब है। ये सफेद रंग जो उसे पसंद था, ये हमेशा लिबास बनकर मेरे साथ रहेगा, हमेशा।
बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। बाहर से ढोलक की हल्की हल्की आवाज अंदर आ रही थी, जिसमें हिबा की हिचकियां मिल गई थी। मैंने उसे समझाना चाहा। मैंने आगे कहा, और तुम्हें लगता है कि उसकी पसंद का सफेद रंग पहनने से सब अच्छा हो जाएगा? हाँ, पहले जैसा? ये तंज से चुप गया। उसने कहा, नहीं, पहले जैसा कभी कुछ नहीं होगा। कुछ लौट कर नहीं आएगा। मैं जानती हूं मैं किसी गुमान में नहीं हूं। कोई झूठी उम्मीद नहीं पाली है मैंने। मैं जानती हूं कि यही मेरी जिंदगी है और यही मेरा नसीब है। बस ये सफेद रंग उसके मेरे साथ होने का एक एहसास है। मैंने हिबा के करीब जाकर कहा, लेकिन हिबा, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है कि जिस रंग में वो तुम्हें देखकर खुश होता था, उस रंग को तुमने एक अफसोस का रंग बना दिया है? और वो तो अब इस दुनिया से लौट नहीं सकता। लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। तुम क्या हो तुम? तुम्हें ना बस हीरो बनने का शौक है। तुम जाओ यहां से। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। मुश्किल कर दिया तुमने 4 दिन मेरा यहां रहना। हिबा रोते रोते फर्श पर बेढाल होकर गिर गई। मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिंदगी की तरफ लाने की अपनी जिद की वजह से मैंने हिबा को कुछ और गम दे दिए थे। मैं वहां से चल दिया और अगली ही सुबह मैं फ्लाइट की एक विंडो सीट पर बैठा था। सर, पुट ऑन योर सीट बेल्ट प्लीज, एयर होस्टेस ने मुझसे कहा तो मैं जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। मेरे जहन में अब तक हिबा की आवाज की वो तलखी गूंज रही थी। मैं रात को ही शादी वाला घर छोड़कर शादमान को कोई इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया था। आते वक्त मैंने हिबा के कमरे में रंग बिरंगी चूड़ियों का डिब्बा, जो मैंने उसी मार्केट से उसी वक्त खरीदा था कि कभी हिबा को दूंगा, लेकिन मौका नहीं लगा, वो चूड़ी का डिब्बा और एक सॉरी का नोट उसके पास छोड़ दिया। लेकिन मुंबई लौटने के बाद भी मेरा मन जैसे दिल्ली में छूट गया था। जिंदगी बेमकसद लग रही थी। सुबह ऑफिस जाता था, देर तक काम करता था और खुद को इतना थका लेता था कि घर आकर बिस्तर पर गिर जाता था। मैं खुद को एक पल भी खाली नहीं रखता था। हिबा को भूलने का बस यही एक तरीका था। मुझे वापस लौटे हुए 1.5 महीना हो गया था। एक शाम जब ऑफिस से लौटा तो शादमान का मैसेज आया, कहां है, घर लौटा? मैंने जवाब नहीं दिया। बिस्तर पर लेट गया था, बिना कपड़े बदले, बिना खाना खाए। मालूम नहीं नींद कब लग गई, लेकिन डोर बेल की आवाज से मेरी आंख खुली। दरवाजा खोला तो शादमान और जरीना भाभी खड़े थे। कहां है यार तू? शादमान ने अंदर आते हुए कहा। मैं तो हैरानी से उसे देखने लगा। उसने बताया कि वो 2 हफ्ते से आए हुए हैं और तभी से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। इतने दिन से मामला टल रहा था, पर आज तो आना ही पड़ा। भाभी को भी ले आया और हिबा भी तो जोर डाल रही थी। शादमान ने जैसे ही ये बात कही, मैंने देखा कि धीरे धीरे जरीना भाभी के पीछे से हिबा निकलकर सामने आई। उसे देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके सफेद सूट पर पड़ी, फिर से मेरी उम्मीदें टूट गईं। मेरी मुस्कुराहट फैलते फैलते रुक गई थी, लेकिन तभी मेरी नजर उसके हरे दुपट्टे पर पड़ी। मैं उसे गौर से देखने लगा। फिर कुछ संभला तो मैंने सबको बैठाया। जब तक सबकी बातें चली, मैं हिबा से नजरें चुराता रहा, लेकिन वो मुझे देखी जा रही थी। सबकी चाय देकर मैं कुछ देर के लिए बालकनी में आ गया। अंदर अजीब सा लग रहा था। मैं इतनी दूर यहां सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं और तुम मेरे साथ चाय भी नहीं पियोगे? मेरे पीछे पीछे हिबा भी बालकनी पर आ गई थी। मैंने उसे पलट कर देखा। तुम्हें यह दिखाने के लिए आई हूं, कहते हुए उसने हरे दुपट्टे में छिपा अपना हाथ बाहर निकाला, जिसमें वही कई रंग की कांच वाली चूड़ियां थीं जो उस रात मैं उसके कमरे के बाहर एक सॉरी के नोट के साथ छोड़ आया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मेरे चेहरे पर भी आ गई। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट की रोशनी झिलमिला रही थी।
हिबा अपने उदास, अंधेरे और मायूस अतीत से निकलकर एक रोशन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, एक ऐसे रास्ते पर जहां मैं उसके साथ था, उसकी दूसरी लेकिन आखिरी मोहब्बत बनकर, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका नाम है हरा दुपट्टा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और अगर आप कहानी स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो प्लीज अभी हमारे शो पर क्लिक कीजिए। आप एक पेज पर पहुंचेंगे जहां आपको हमारे शो टाइटल के नीचे एक स्टार दिखाई देगा। जितने भी स्टार आपको देने हैं आप स्टार जरूर दीजिए, और साथ ही फॉलो का बटन दबाइए। इससे यह होगा कि यह कहानी और लोगों तक जाएगी। आप स्टोरी बॉक्स को इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सुनते रहिए। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगले इतवार आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।